हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम चल रहा है 2025 में, इसमें 1 से 5 दिसंबर के बीच किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उन पूरे शिफ्टों का निचोड़। क्योंकि हर क्वेश्चन तो हर किसी को याद नहीं रहता, लेकिन जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है, उस क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हैं। इसके लिए हमने एक पूरा का पूरा एक मॉक टेस्ट टाइप से बनाया है, जिसमें 30 क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आसान भी लग सकते हैं आपको, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। आपको उस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके देखना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस अगर आसान हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस आसान भी पेपर में आने हैं, सिर्फ टफ ही क्वेश्चन नहीं आने हैं। इसमें हर तरह का क्वेश्चंस डाला गया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आए या वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हमें आपके सुझाव का पूरा इंतज़ार रहेगा, हम उस पर पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 1 रुपये में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबर बैंड बेचने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रोककर खुद से सॉल्व करें, फिर देखें कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए या नहीं। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आपने किया या कोई अलग तरीके से किया। जैसे बोला गया कि 40% की हानि होती है, 40% की हानि होती है, तो मैं बोलूँगा कि वो बेच कितने में रहा होगा, 60% में बेच रहा होगा। इस 60% की वैल्यू कितनी है, 1 रुपये, और इसी 1 रुपये में वो 6 रबर बैंड बेच रहा है। तो बोला 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब कोई चीज़ जो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, वो 100% होता है। तो 100% से 20% ज़्यादा, यानी कि 120% की अगर हम वैल्यू निकालें, क्योंकि हमने इसको 2 गुना किया है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 2 रुपया हो जाएगा। 1 रुपये में बेचता था 6 रबर बैंड और 60% की हानि होती थी। अब 2 रुपये में बेचेगा 6 रबर बैंड, तो उसको 120% यानी कि 20% का लाभ होगा। तो 1 रुपये में आपसे पूछा है तो आप क्या करेंगे, 6/2 यानी कि 3 रबर बैंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2780 रुपये प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप में 100% होती है। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि वो नंबर जो है 100% है, तो बढ़ने के बाद वो कितना हो गया, 100% और बढ़ा होगा तो 200 हो गया होगा। 200% होने के बाद ये संख्या 2780 है, तो हमने नंबर कितना माना था, 100%। 100% करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं 2780/200 इंटू 100। यानी कि इसको देख के ही आंसर किया जा सकता था। 2 से कटाते आपका 1390 आंसर हो जाता। ए फॉर एप्पल। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है, और मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस आसान भी लिए हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। और आप इसको डबल स्पीड में करके देख सकते हैं, और जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसको रोककर खुद से सॉल्व करें, तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। हमने इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी लिए, लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि ये जो भी क्वेश्चन है मैंने इधर उधर से कुछ नहीं डाला है, ये रेलवे में आए हुए ही क्वेश्चन हैं, चाहे वो ग्रुप डी के अभी जो करंटली एग्जाम चल रहे हैं उसमें, और या फिर रेलवे की जैसे NTPC हो गया, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसी से मैंने ये सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में भी आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो ऐसे आप पहला संख्या मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x+1, और यहाँ से 210, और फिर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण बनाकर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि हमसे पूछा है बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या हम कोई भी मानते हैं, 21 मानते हैं बड़ी, तो छोटी संख्या कितना होगा, 20। क्या इसका गुणनफल 210 आ रहा है, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 7 × 6 42 नहीं हो सकता। 15 × 14, बड़ी संख्या 15 है तो छोटी संख्या 14 रहा होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210 होता हुआ नजर आ रहा है। 14 × 5 = 70, हाँ 7, 14 × 7 = 21, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, आप तुरंत रखकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप रोक कर खुद से सॉल्व करें, फिर देखें क्या आपने इस क्वेश्चन को कर पाए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि ग्रुप डी में भी आ रहा है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि x पर पावर ये दिया हुआ है,
इसमें से आपको जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले ये वाला पोर्शन जहाँ ये भी रखा हुआ है इसी की वैल्यू पर रखते हैं। एक्स कितना दिया हुआ है 149, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वैल्यू इस जगह पे, ठीक है, इस यहाँ से रख रहा हूँ 149 0.59 और ये पावर एक्स है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड, ठीक है, इज इक्वल टू वाई कितना है हमारा 149 0.94 इंटू 6। आपको पता है कि अगर ए पर पावर बी और ए पर पावर सी अगर बेस सेम होता है, बेस यानी कि इसको बेस बोलते हैं, अगर बेस सेम होता है तो हम बोलेंगे कि बी इज इक्वल टू सी। उसी तरीके से यहाँ पर 149 दिख रहा है, यहाँ भी 149 दिख रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो टर्म है वो आपस में इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 0.59 जेड इज इक्वल टू 0.94 इंटू 6। यहाँ से अगर हमको जेड निकालना है तो हम डायरेक्ट करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 का 24, 9 6 54 2 56, 2 प्लस का डेसिमल इंटू 0.59। ये मल्टीप्लाई में इस साइड आया, डिवाइड में डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा और ये देखें कितने बार में जाएगा। क्योंकि 10 बार में होता तो 590 होता, तो 10 से थोड़ा कम होगा। तो इसको आप देखिए, आप 9 9 में 2 है तो आपको इसको पूरा सॉल्व डिवाइड करके ही देखना होगा। 564 564 डिवाइड बाय 59, चूँकि 9 बार में होगा, 2 में 81, 8 पंचे 40, 9 से 45 8 53, यहाँ से 3 आ जाएगा और ये 3 फिर से यहाँ पर डेसिमल देंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखें 6 बार में जा सकता है क्या, 6 पंचे 30, 6 54, 30 4 34 नहीं, 6 बार में नहीं जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिख रहा था 9.5, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी ठीक था, अगर आप कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप अच्छी कंडीशन में हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो अगर विषम संख्या रहता, अगर विषम संख्या पूछे प्रथम n विषम संख्या, तो वो n ही रह जाता, यानी कि बोलता अगर यहाँ पर सम के जगह पर विषम रहता तो आप बोल देते 151 ही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब सम बोले, लगातार सम, प्रथम 151 सम संख्या, तो इसका आंसर n+1 होता है। आप डायरेक्ट कर सकते थे 192 आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहला सम संख्या क्या होगा 2, फिर 4, फिर 6, इस तरीके से चलता जाएगा। और 151वां कितना कौन सा होगा, इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 5 दूनी 15 दूनी 30। आपको पता है कि जब कोई भी नंबर लगातार है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, अगर गैप सेम होता है तो अगर इसका एवरेज निकालना होता है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो बीच वाला नंबर यानी कि वो एवरेज आ जाता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 302 + 2/2। अब इसको आप घटाएंगे तो 304 में से 2 कट जाएगा, 152 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट सम संख्या अगर हो, संख्या लिखा हुआ ये, और विषम होगा तो n ही हो जाएगा, सम होगा तो n+1 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, 5% वोट अवैध पाए गए, विजयी उम्मीदवार को 75% वोट मिले और 1805 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया, तो कितने मतदाता पंजीकृत थे। इस क्वेश्चन को पहले आप रोककर खुद से सॉल्व करें, तब जाकर इसका सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको बोला गया एक चुनाव है जिसमें 80% मतदाताओं ने मतदान किया, तो आपका मानना है कि मान के चलते हैं कि मैं हमेशा 100% बोलता हूँ कि 100% लोग थे, ठीक है। उसमें से 85% ऐसे थे, 80% ऐसे थे जिसने मतदान किया और 5% अवैध घोषित हो गए। तो अगर 5% तो जो वोट कास्ट हुआ था, ये कास्ट वोट है, जो वोट डाला गया था, ये 80, इसमें से 5% अगर अवैध हो गए तो कितना, 80 का 5% आप निकालेंगे तो 4% ऐसे होंगे जो क्या हो गया, अवैध हो गया। तो बच कितना गया होगा, 75% वैलिड वोट बचा होगा, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को 75% वैध वोट मिले, यानी कि 76 का 75% इसको मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा वैलिड वोट का, 25%। अगर वैलिड वोट, अब मैं यहाँ से बताता हूँ, वैलिड वोट खुद में कितना होगा 100%,
अगर उसमें से 75% किसी को मिल गया जीतने वाले को, तो हारने वाले को 25% मिला होगा। तो 75 में से 25 का डिफरेंस कितना होगा? 50%। यानी कि इसका 50% अगर हम निकालते हैं, और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1805। और आपसे पूछा है कि 100%, इस 76% का इसको अगर आप काटेंगे तो 1/2, ये 38 नहीं 76 होता है। तो आपसे 100% का वैल्यू पूछा है, तो आप 19 दूनी 38, 19 नमा 171, बच गया कितना? 19 × 5 = 95। ठीक है, और फिर ये 2 है। अब क्या करेंगे? 95/2 × 100। आप इसको सही से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा 50। यानी कि 95 × 50 हमको करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 25 90 45 2 4750 आपका A फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको कि मैंने माना कि 100% वोट होंगे कहीं किसी भी मतदाता क्षेत्र में, उसमें से 80% वोट डाला गया, जिसमें से 4% ऐसे हुए जो इनवैलिड हो गए, तो 76% ऐसे बचा होगा जो एक वैलिड वोट होगा। ठीक है, 76 का अगर बोला गया 75% वैलिड वोट में से जीतने वाले को मिले, मतलब जितने वोट वैलिड थे उसका 75%, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 25% मिला होगा। यहाँ से जो स्टेटमेंट है, यहाँ से मतलब ही अलग हो जाता है। तो 50% वोट्स के मार्जिन से जीता होगा वैलिड वोट का, तो 76 का 50% मैंने निकाला, तो फिर मैंने 100 का निकाला, तो 100 का वैल्यू कितना आ गया? 4750। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे रोककर। बोला गया कि ए एक टंकी को कितने देर में भर रहा है? 16 घंटे में भर रहा। बी उसी टंकी को 25 घंटे में भर रहा है, और सी उसी टंकी को 12 घंटे में भर रहा है। यदि वो एक साथ काम करें तो उन्हें भरने में कितना समय लगेगा? अब इसका आप एलसीएम निकालेंगे, तो मेरे कई दोस्त होंगे कि बैठ के एलसीएम निकालने लगेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि 25 तो होगा ही होगा एलसीएम में, साथ में 16 होगा, और चूंकि 16 में 4 4 आ गया, लेकिन इसमें 3 बच गया, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इसको आप करना चाहें तो 48 × 25 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 25 4, 1 मिनट, 8 × 5 = 40, 5 × 20 4 24, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने ऐसे किया तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अब 16 से हमको इसको डिवाइड करना था, तो हमको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। हम 16 काटेंगे तो ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 75। 25 मैंने काट दिया तो इसका कितना हो जाएगा? 16 48। अब 12 है तो यहाँ देखो 16 48, तो 4, तो 25 चौका 100, आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, हमको तीनों का एफिशिएंसी 75 48 और 100 पता चल गया। तो हमको कितना निकालना था? 240। अब बोला सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? इसको आप जोड़ेंगे तो 3 2 और 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करने के कई तरीके हैं। अब आप देखें किस में लास्ट ये जीरो दिख रहा, तो किस में जीरो हो सकता है? 3 × 5 = 15 5 20, ये जीरो हो सकता है। इसमें हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसमें जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसमें जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपका विदाउट सॉल्व, इस जीरो को देख के ही सॉल्व ऐसे करके आप कर सकते थे, या फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखें क्या 5 बार में जा रहा है, तो देखेंगे 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 ने 10 1 11। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? एक मिनट मेरे भाई, 25 25 40 240, तो क्यों नहीं हो रहा? समान टैंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट, एक गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पर 25 होगा। ठीक है, 25 होगा। जब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर ये नहीं होगा। 1 मिनट मैं करता हूँ कि क्या गलती हो गया। यहाँ पर 25 होगा, कैसे करूँ? 48 × 25 होगा, तब जाकर ये होगा। बाकी सारा चीज़ ठीक है। अब ये क्या होगा? 25 से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ कितना जाएगा? 25, इसको भी कर देता हूँ फिर से, 25 8 200। ठीक है, 25 20 बच गया, 25 चौका 100 और 20 कितना बच गया? 1200। अब यहाँ पर क्या होगा? इस जगह पे भी 1200 होगा। अब देखेंगे क्या 6 बार में जाएगा? नहीं, 6 बार में नहीं जाएगा। ये जाएगा कितने बार में? दिख रहा है 2 × 5 = 10, 5 बार में जाता हुआ दिख रहा है। तो 5 के साथ कोई चीज़ ऐसा होगा जो इस तरीके से होगा, और आपका A फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
बोला मध्यानुपाती, बहुत आसान क्वेश्चन है, मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, तो 25 इंटू 16 √100, तो क्या हो जाएगा, 25 का 5 बाहर निकल जाएगा, 16 का 4 बाहर हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन सॉल्व पेन तक उठाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने डाला ताकि आपका कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपको ये नहीं लगे आपको कुछ नहीं आता। मैं बहुत टफ टफ क्वेश्चन सिर्फ लेके चले आता, आपका एग्जाम के टाइम में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता। इसमें सब तरह के क्वेश्चन हैं, मैंने पूरा का पूरा मिक्स बना दिया है, ठीक है, ताकि आपको कुछ सीखने को भी मिले और आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर रहे। राम एक दुकान पर गया, देखा गया कि एक पंखे का सूची मूल्य 3600 रुपये है और 2800 रुपये में खुदरा विक्रेता ने 2800 रुपये में खरीदा, तो छूट, व्यापारिक छूट ज्ञात कीजिए। अब कोई चीज़ 3600 रुपये था और 2800 में बिक रहा, तो इसको करने का ये है कि अब घटा लें, मैं सीधा बोलता हूँ रेशियो निकाल लेते हैं, उससे भी कोई दिक्कत। 4 9 36, 4 7 28, 2 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पर, 9 पर। आपको पता है 1/9 कितना होता है, 11.11%, तो 2/9 22. इसको परसेंटेज निकालना है तो 100 गुना कीजिए, परसेंटेज चिपकाइए, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केविन से 4 घंटे ज़्यादा लेता है। अगर सलज अपनी गति दोगुनी कर दे तो उसे केविन से 9 घंटे कम लगेंगे, सलज की गति क्या है। तो आपको करना क्या है, जो जो कंडीशन में दिया है उसके हिसाब से लिखते जाते हैं। 182 दिया है, अगर इसको सलज जो है केविन, तो सलज मान लेते हैं एस है, फिर 182 किलोमीटर और केविन क्या है, के है, तो 4 घंटे, यानी कि इस डिस्टेंस को स्पीड से मैंने डिवाइड कर दिया और इसको भी डिस्टेंस स्पीड से डिवाइड कर दिया, तो पता चला कि 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है। अगर सलज अपनी गति दोगुनी कर दी जाए तो वो केविन से 9 घंटे कम लगेंगे। अगर सलज अपनी गति दोगुनी कर दे तो उसे केविन से, केविन को ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, तो 182 बटा के माइनस, अब कितना है, दोगुनी कर दे रहा है, तो 182 बटा 2 के इज इक्वल टू 9, ठीक है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कैसे कर सकते हैं, ये तो कट जाएगा 61 बार, कितने बार में, 91 बार में। अब देखें, हमको इसमें से इसको घटा देंगे तो घट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 91 में से 91 चला गया तो 91 बट्टा के, सॉरी ये एस होगा यहाँ पे, 91 बट्टा एस, और ये कितना है 9 4 13, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 91 बट्टा 13, 73 91, 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी आसान था क्वेश्चन दोस्तों, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैंने बेसिक से किया है कि मैंने स्पीड को टाइम से डिवाइड, टाइम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया। मैंने मान लिया सलज की स्पीड एस है और केल्विन की के है। सलज अगर इतनी स्पीड से जाता है उसको 4 घंटे ज़्यादा टाइम लगते हैं, और अगर केल्विन की बात करें तो केल्विन अगर अपनी सलज अपनी स्पीड दोगुनी कर लेता है, तो ये कंडीशन, पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है। मैंने क्या किया, इस दोनों कंडीशन को सॉल्व कर लिया, मैंने सिंपल सा जोड़ दिया, तो प्लस वाले और माइनस वाले से कट जाएगा, अब ये वाला इससे घट जाएगा, ये वाला टर्म इससे घटेगा, जिसके कारण 91 बटा एस आएगा, जिसकी वैल्यू 9 4 13 हो जाएगा, और एस की वैल्यू 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में भी अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आप सॉल्व कर पाए। बोला अनुभव और गौरव, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आरआरबी एनटीपीसी से उठाया, और डिट्टो क्वेश्चन आपको अगर आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 to 80% क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में एनटीपीसी वाले पैटर्न पे ही पूछा गया है। तो इसलिए आप एनटीपीसी वाले क्वेश्चन को भी इग्नोर ना करें, उसको भी देखें किस तरह के लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए 5500 रुपये अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। जो गौरव है मेरा भाई साहब, गौरव क्या करता है, और इसमें रेशियो लाभ का दिया होगा, हमको सिंपल पता है, तो हम क्या करेंगे कि गौरव 5 महीने के लिए किया, तो मैंने गौरव को नीचे लिख लिया, और चूंकि अनुभव गौरव से एक्स्ट्रा इनकम वो करता है, तो मैं बोलूँगा कि मान चलते हैं ये एक्स करेगा, तो ये एक्स प्लस 55,000 रुपये एक्स्ट्रा कर रहा है, ठीक है, एक्स से। अब चूंकि ये 2 महीने के लिए ही कर रहा है तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब क्या है, अब हमको ये पता चल गया कि ये इनके इन्वेस्टमेंट, ये मैंने क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इनटू टाइम लिखा है, ये दोनों के लिए लिखा है, ठीक है, इसके लिए भी, क्योंकि ये जो रेशियो होगा इन्वेस्ट इनटू टाइम, यानी कि जो निवेश कर रहा है और कितने समय के लिए कर रहा है,
यही इसके प्रॉफिट का रेशियो होगा। प्रॉफिट इसका मान के चलते हैं P1 है तो इसका रेशियो P2। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टेड इंटू टाइम, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे यहाँ पे। मैंने समझाने के लिए आपको ये लिखा, बाकी अब देखिए क्या दिया हुआ है। दिया ये है कि कुल प्रॉफिट, जैसे मान के चलते हैं गौरव भी कुछ प्रॉफिट कमा रहा होगा, अनुभव भी कुछ प्रॉफिट कमा रहा होगा, दोनों के प्रॉफिट का कुल जो सम है वो कितना दिया हुआ है 7155। और अनुभव जो है, अनुभव गौरव से 1431 रुपये अधिक इसको मिलता है। ठीक है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का डिफरेंस है ये। अब हमको अगर निकालना हो तो हम कहेंगे कि अगर ए निकालना हो, अनुभव निकालना हो, तो हम बोलेंगे कि दोनों को जोड़कर डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये जोड़ जुटेगा कितना होगा 685858। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये 2a हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4293। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि अनुभव का कितना हो गया 4293। तो हम गौरव का भी निकाल सकते हैं। 7155 में से 4293 माइनस कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये 26, तो 2862। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अनुभव का मैंने प्रॉफिट निकाल लिया और गौरव का भी निकाल लिया, और ये अनुभव और गौरव के प्रॉफिट का ही रेशियो मैंने लिखा है। तो अब मैं डायरेक्ट ये सारा चीज़ मिटा देता हूँ, या फिर इसको अगले पेज पे करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैंने लिखा 2x + 55 1 2 3 डिवाइड बाय वो 5 था इंटू x। ये कितना इसको मिल रहा है, एक मिनट, ये इसको कितना मिल रहा है 4292 और 2862। ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? नहीं। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से x अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। आपके लिए मैं ये छोड़ देता हूँ करने के लिए, क्योंकि आप इसको काटेंगे और इसको सॉल्व करके निकालें। आप आंसर कमेंट में लिखेंगे, मैं देखूंगा कि कितने लोगों का आंसर सही आया। मैं आंसर बता देता हूँ आपको। और इसमें गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे आपको 4 होगा, जिसके कारण ये 4 होगा तो ये 2861 होगा। ठीक है, आगे वाले पे देखते हैं, ये 2861 होगा, और ये कितना होगा 9200, 4292 तो ठीक, 4294 और 2861। आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि क्या आपका आंसर आया। क्या मैं सॉल्व कर दूं? मैं कर ही दे, इसको आप करना सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ और नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन था। अगला क्वेश्चन है कि 2.7 और 0.996 का एलसीएम क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन में भी अगर आप पेन उठाते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 21.6 होगा। कैसे होगा, देख के कैसे पता चलेगा मेरे भाई। इसके लिए आप समझें कि जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है तो डेसिमल हटाते हैं, यहाँ पर 10 आएगा, इसमें क्या आएगा 0.9096, और यहाँ से डेसिमल जैसे हटाएंगे आप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, सॉरी एक और जीरो आ जाएगा 1000। जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में होता है उसका अगर एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग ऊपर वाले यानी कि अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमिनेटर का यानी कि अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ निकालते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि नीचे में का एचसीएफ जो होगा 10 और 1000 का एचसीएफ 10 होगा, यानी कि कोई भी एलसीएम आए उसमें एक पॉइंट के बाद ही डेसिमल आएगा, और इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि बनाना ही नहीं है इस क्वेश्चन को, आपको डेसिमल से ही काम चल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बोला दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 2 और 492 है, तो एक संख्या 82 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर जो होता है वो इक्वल टू एचसीएफ, यानी कि
मौसौ गुना लॉसौ यानी कि LCM होता है। ठीक है, ये बात सबको पता होगी, जो भी तैयारी करते हैं सबको पता होता है। बस इसे क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना, ताकि आप अच्छे क्वेश्चन में टाइम बचा सकें, अच्छे क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल सकें। अगर इस क्वेश्चन में भी अब टाइम लगा दे रहे हैं तो फिर 41 और 41 से इसको कटना जरूरी है, तो 41 के 41, 82, 81 नहीं 82। इस क्वेश्चन सब में 5 से 7 सेकंड में आपको लिखना है, ये सब लिखना भी नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि 2 से कट गया 41, 41 से कट जाएगा 12 में। टाइम बचाना है मेरे भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी के हर शिफ्ट में आ रहे हैं। अगर कोई लड़का पेपर दे के आएगा तो आप उससे पता करना कि क्या अलजेब्रा के सिंपल करने के लिए क्वेश्चन आ रहे थे क्या, सरल करो इस तरीके से। तो हाँ, इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 4x² माइनस 21x प्लस 15, और यहाँ से माइनस 4x² माइनस 5x प्लस 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 26। एक मिनट दोस्तों, इसमें कुछ एरर हो गया है। क्या एरर हो गया है कि ये 2 से ये 21 गुना होगा तो ये 42 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 चौका 60। तो आप देखेंगे क्या हो गया, मैं फ्रेश से कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फ्रेश से कर देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे। इसको ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x² माइनस 21 ने 42x प्लस 30। उसके बाद यहाँ से माइनस लिखेंगे, माइनस 4x² प्लस माइनस 20x माइनस 60। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 60। अब ये दिख रहा है, इससे कट जा रहा है माइनस 62x प्लस 90। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, सी फॉर कैट आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, बहुत ईजी है। इसको इससे 2 को इससे सबसे मल्टीप्लाई करना था, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस, और आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को रोककर आप खुद से सॉल्व करें, फिर देखें क्या वही तरीका आपने अपनाया जो मैंने बताया, क्योंकि मैं जो तरीका बताऊंगा वो द बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि कम समय में आपका आंसर आएगा विदाउट किसी कन्फ्यूजन के। बोला एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2/3। जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिखे, जैसे 2/5 बोला, 2/5, तो ये इनिशियल विक्रय मूल्य था, और ये बोला कि 2, अगर 5 पे पहले बेच रहा था, अब 2 पे बेच रहा। अगर 2 पे बेच रहा है तो इसको कितने % की हानि हो रही है, 24% की। यानी कि वो कितने पे बेच रहा होगा, 76 पे बेच रहा होगा, 76%। यानी कि 2 की वैल्यू अगर 76% तो 1 की वैल्यू 38%, तो 5 की वैल्यू तो 38 गुना 5। आप क्या निकाल देंगे इससे, 8 पंचे 40, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 कितना हो गया 19। यानी कि इतना %। इससे ये क्या पता चला कि 100 अगर सीपी था तो 190 पे बेच रहा है। अब बोला कि अगर उससे 88% डिस्काउंट पे बेचता, 190 का 88%, 190% का 88% अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कितना % निकलेगा, 1 जीरो बच जाएगा नीचे पे। ठीक है, तो 19 8 आपको ऐसे याद होना चाहिए, 19 8 बबुन्ना से 15, 19 8 बबुन्ना से तो 152, तो क्या आ जाएगा 761। अब ये क्या होगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 167.2%। आपको पता है कि जो सीपी होता है वो 100% होता है, तो 167 में से घटाएंगे तो आपका 67.2% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या है, ये क्या निकला, ये एसपी निकला, यानी कि सेलिंग प्राइस निकला, और ये प्रॉफिट निकला 67.2। ए फॉर एप्पल आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 2% का वैल्यू, 2 का वैल्यू 75 दिया, तो 5 का वैल्यू मैंने निकाला 190। कोई भी चीज़ जो होता है, ये एसपी निकला 190%, तो 100% सीपी होता है, तो 90% का प्रॉफिट यहाँ हो रहा था। लेकिन बोला कि इसके 88% पे बेचता है, क्वेश्चन में बोला गया विक्रय मूल्य के 88%, तो इसका 88% मैंने निकाला तो 167.2 आया। अब इसका प्रॉफिट अगर निकालना हो तो सीपी जो होता है, सीपी हमेशा अपने आप में खुद का 100% होता है, 100% होता है। जब 100% में से इसको 167.2 को घटाएंगे तो 67.2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो अपने कमेंट, अपने विचार जरूर कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या करना है, या फिर मैं अपने आप में और थोड़ा सुधार ला सकूं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ईशान और मेघना अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है।
को दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे। मेघना को पूछ रहा है समय। आपको पता है कि समय निकालना है तो आपको पता क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डिस्टेंस तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन दिया है कि ईशान जो है 77 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहा है और 12 घंटे में चला रहा है, 12 घंटे तक। तो इससे क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम क्या हो गया आपका, ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। और मेघना कितने के स्पीड से चला रही है, 33 की स्पीड से। तो मेघना का अगर स्पीड निकालना हो, सॉरी क्या निकालना हो, टाइम निकालना हो, 1 मिनट मेरे भाई, अगर हमको टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपन स्पीड लिखना होता है। डिस्टेंस निकलेगा, स्पीड क्या होता है, टाइम इंटू डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। तो आप यहाँ से करेंगे 11 या 33, 11 7 77, 3 चौका 12, 7 चौका 28। बहुत आसान क्वेश्चन था। 28 आवर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला कि एक्स वाई और जेड 86, 60 और 24 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। एक वर्ष के अंत में 4590 रुपये की अर्जित है, तो एक्स और वाई के बीच का अंतर निकालिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बताएं क्या आपका आंसर आया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा सीधा, मैं 2 से काट रहा हूँ, ये 80, आपको क्वेश्चन देखते ही शुरू हो जाना है। 86 तो 2 से भाग 43 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। क्या और किसी से कट रहा, नहीं दिख रहा है कटता हुआ। तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा, 5 4 4 8। इसी 87 की वैल्यू कितनी है, 4590। जैसे मुझे, अब देखो आप इसको करते कैसे, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी दिया हुआ है, अब 17 से काटते हैं, 17 50 85, तो कितना जाएगा, 7 8 34, 70 70 19 7 से 0, 5 से कटाएंगे। 1 मिनट, मैं यहाँ 5 क्यों लिख रहा हूँ, 17 से कटे तो 5 बार में, फिर 5 से काट रहे हैं तो कितना जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 54 बार में जाएगा। यानी कि क्या पता चला कि एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 54। एक का वैल्यू कितना आ गया, 54। तो हमसे पूछा क्या है, वाई और जेड। तो वाई ये है और जेड ये है, तो 18 का वैल्यू, कितने का वैल्यू, 18 का वैल्यू, 18 गुना 54 आपको निकालना है। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि 9 का मल्टीपल है, तो ये भी आंसर भी 9 का मल्टीपल होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। 8 चौका 32, तो आपका ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। यूनिट डिजिट से इसको चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम बचे तो आपको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 8 चौका 72, 8 90, 7 97 आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था। टाइम अगर बचाना हो तो यूनिट डिजिट से करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आपको स्पीड रखनी है, यूनिट डिजिट वगैरह से जल्दी नहीं करनी है अगर क्वेश्चन आसान हो तो, ताकि आप 100% श्योर हो कि आपका आंसर सही निकला था। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा इसमें कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। 24 से विभाजित होने के लिए वो 2 से विभाजित होनी चाहिए, तो 7 लास्ट में नहीं हो सकता। 24 होता है 6 गुना 4, यानी कि जो संख्या 4 से भी हो और 6 से भी हो। तो क्या ये संख्या 4 से होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये संख्या 4 से होता हुआ नजर आ रहा है, हाँ ये तो आ रहा है 4 से होता हुआ नजर, क्योंकि 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट, जैसे मान के चलें 78, क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा। लास्ट के 2 डिजिट को हमको 4 से डिवाइड करना होता है, तो इसलिए आपका C4 कैट आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही, 4 को देख के ही इसको करना था। बाकी आपको चेक करना हो तो आप 3 का भी देख सकते हैं। आप 3 से करने के लिए डिजिटल सम कितना होना चाहिए, डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 8 से भी होना चाहिए, क्योंकि 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। सिर्फ 4 देख के भी आप कर सकते थे बहुत ईजिली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु पर 15, आसान क्वेश्चन है, आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे, फिर भी करके देखते हैं। एक वस्तु को 15% छूट के बाद 3400 रुपये में बेचा गया, तो अंकित मूल्य क्या है, 85%। यानी कि अगर मान के चलते हैं, ऐसा समझें आप, मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा बेसिक से बताता हूँ। क्या है कि संख्या मान लेते हैं MP x था, इसे 15% का छूट दिया, तो बेचा कितना होगा, 85% में, और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3400। 17 50 85, 7 8 34, 2 से कट गया 4, 4000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते थे, या आप 85% की वैल्यू रख के 100% की वैल्यू निकाल सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ विक्रय मूल्य को 100% मानेंगे, फिर 85% का वैल्यू दिया हुआ है और 100% का निकाल देंगे।
दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको रोक कर सॉल्व करना है कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताता हूँ उस तरीके को आप देखिए। जैसे दिया हुआ 13 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा, तो माइनस 15 बराबर क्या होगा। अगर यहाँ पर माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस ये 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा होता, तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, जब भी आपको कहीं ऐसा बनता हुआ दिखे इसका वैल्यू 1 होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हर बच्चे जानते हैं क्योंकि ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ 3 है, तो क्या हम इसको भी 3 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। हम बोलेंगे 10 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 15। अब यहाँ से 10 तो ये रह ही जाएगा, कोसेक इसका हम निकालना होगा तो ये जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 कॉमन लेंगे तो पता चलेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 15। ये तो मोटा क्यों लिखा रहा है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जिसके कारण ये 2 दूनी 4 10 चौका 40 प्लस 3 ये 1 हो जाएगा पूरा, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा माइनस 15, तो 43 माइनस 15 आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 28 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो बेसिकली इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, सर्ट से इंडिसेस से घातांक और करने का, कि x पर पावर अगर 1 बाय एक्स पर पावर n लिखते हैं तो ये x पर पावर माइनस n हो जाता है, ठीक। ये कैसे होता है, ये ऊपर चला जाता है और ये पावर माइनस में हो जाता है, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर x पर पावर n इंटू एक्स पर पावर m हो तो x बराबर जो होता है n प्लस m होता है। ये बेसिक बात है जो आपको समझनी चाहिए। अगर ये पता है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 सेकेंड काफ़ी है। कैसे काफ़ी है, आप करेंगे 83 पर पावर माइनस 6, अब ये डिवाइड में होगा तो ये पावर माइनस में चला जाएगा माइनस 16, मैंने ये इस प्रॉपर्टी का यूज किया। फिर ये प्लस ये दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है, तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 83 माइनस 6 माइनस 16 माइनस 8, यानी कि कितना हो जाएगा 83 पर पावर माइनस 16 8 24 6 30, तो आपका C4 कैट आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इस क्वेश्चन को देख के कलम तक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में माइनस 22 और माइनस 8 माइनस 30 आंसर हो जाएगा। इसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन RRB NTPC में भी देखे गए थे और किसी ने बताया कि ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आ रहा है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें बोला कि परिवार का एवरेज निकालिए अगर उसका वेट दिया हुआ है सब मेंबर का, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आप, सिंपल सा इसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कर ना पाए, लेकिन मैं इसमें सिखाना क्या चाहता हूँ, इसको जोड़ने के लिए आप ना 10th प्लेस को डायरेक्ट ऐड करें। कैसे करेंगे, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 13 7 20 3 23 230 23 हो गया, तो डेसिमल दशमलव ये वाला पोर्शन लिए हमने 2.5 अंक, यानी कि 10th प्लेस लिया है तो 1 0 बढ़ा देंगे। अब क्या होगा 8 3 11 6 19 19 9 28, यहाँ से 28 लिखेंगे तो 8 5 2, ये सम हो गया, यानी कि एवरेज जो निकालते हैं हम लोग सम बटन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। अब ये निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 4 4 8 5 13 7 13 7 20 3 23 230 8 3 11 6 19 19 और 8 19 और 9 28, ठीक है। अब इसको अगर गुना वो करना है, निकालना है, ये कुछ गलती हो गया है जोड़ने में, 8 3 11 6 19 19 8 3 11 6 17 17 9 26, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ है इसमें, ये 26 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करना तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 51.2 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक।
इसमें पूरा मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो आपका टाइम वेस्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक सम बहुभुज का बाह्य कोण आंतरिक कोण का अनुपात, बाह्य कोण अगर 1 है, एक मिनट दोस्तों, बाह्य कोण अगर 1 है तो आंतरिक कोण कितना है, 8 है। तो बहुभुजों की संख्या निकालिए। ये क्या है, बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है। तो आपको पता है कि कोई भी एंगल, कोई भी अगर सम बहुभुज है तो उसके बाह्य कोण और अंतः कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस 9 की वैल्यू 180 डिग्री है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो मुझे पता चल गया कि बाह्य कोण कितना है, 20 डिग्री है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360/n। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड, इनकी भुजाओं की संख्या है। अब आपको क्या पता चल गया कि बाह्य कोण आपका है 20 दिया हुआ, ठीक है। यही मैं लिखता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो। आपको 20 दिया हुआ है इंटू 360/n। यहाँ से अगर आप n निकालना चाहें तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 नमा 18 36, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका थिकनेस कम कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1200 रुपये 3% प्रति माह की ब्याज की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। हर महीने, प्रति माह मतलब हर महीने 12% का लग रहा है, तो 12 महीने में कितने परसेंट का ब्याज लगेगा, 36% का। आपको 1200 रुपये दिया हुआ है, इसका 36% निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा इसको, ठीक है। बस मैंने कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन लाया है। 1272 हासिल 7, 12 36 7 42, यानी कि 432 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला कि 303 और 311 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या दोनों मिलाकर कितना है। यानी कि आपको 303 को भी काउंट करना है और 311 को भी काउंट करना है। इस क्वेश्चन को आप रोक के खुद से सॉल्व करें और बताएं कि क्या आपका आंसर वही आया था जो मैंने बताया, ठीक। क्योंकि अगर इसमें एक भी गलती होगा तो अगर 2-3 का आंसर होगा तो कोई भी आपका गलत हो सकता है, अगर छूट गया कोई तो पहले आपको ये समझना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या, जिसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि इसका एक फैक्टर होना चाहिए, या तो वो संख्या खुद उसका फैक्टर होना चाहिए, या वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, कि अभाज्य संख्या। जैसे 5 में सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या तो 5 से डिवाइड होगा। जैसे 11, जैसे 23, ये सब प्राइम नंबर है। लेकिन किसी नंबर को देख के कैसे पता करेंगे कि ये प्राइम नंबर है तुरंत, तो इसका एक ट्रिक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आई होप आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर करना है, क्योंकि इस पर आपको सारे कंटेंट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। इसमें 6n ± 1, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में, जैसे मुझे बोलेगा कोई, आप बताओ 43 जो है प्राइम नंबर है या नहीं, तो मैं बोलूँगा इसे 6 से भाग देते हैं, 6 7 42, तो 6 बार में चला गया +1, यानी कि ये प्राइम नंबर है। ठीक, आपको पता चल गया कि प्राइम नंबर लिखने के लिए जो एक बेसिक फॉर्म होता है वो 6n ± 1 होता है। ठीक, अगर कुछ बोलेंगे क्या 41 होगा, तो हाँ, एक 6n - 1 हो जाएगा, वो 41 उसका प्राइम नंबर हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बहुत जल्दी सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक, करते हैं इसको। जैसे 303 बोला, तो 303 में 3 3 दिख रहा है, तो ये 6 का मल्टीपल है। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 का मल्टीपल नहीं 3 से डिवाइड हो जाएगा। 304, 4 है का स्थान पे 2 से डिवाइड हो जाएगा। 305, 5 है का स्थान पे 5 से डिवाइड हो जाएगा। 306, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6। 307, अब 307 को चेक करेंगे। 308 का स्थान पे इवन नंबर है, डिवाइड हो जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 309, 3 9 3 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 310, 311, हमको सिर्फ ये दोनों चेक करना है। और हालांकि ऑप्शन 2 ही दिख रहा है तो हम 2 मार सकते हैं, लेकिन चेक करेंगे इस पे रख के, क्योंकि अगर नंबर बड़ा होता तो आपको चेक करना पड़ता। अब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 पंचे 30, बच गया कुछ नहीं, बच गया 7, 6 कंचे
+1 आ गया। ठीक है, इसको देखेंगे 6 पंच 30, हासिल आ गया कितना 1, 0 6 6, एक मिनट दोस्तों 311। क्या ये हो पा रहा है 6 से डिवाइड? 6 पंच 30, 1 आया 6 नहीं 12, तो -1 इसमें आ रहा है, 6n-1 के फॉर्म में आ रहा है। अगर ये 12 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, 11 आ गया तो -1 रह गया इसका रिमाइंडर। तो ये दोनों नंबर, ये और ये दोनों प्राइम नंबर है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8624 रुपये है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बोला कि ये भी सेम ही, मैं आर ही मान लेता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8624। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 22/7 लिखा है तो 22/7 लिख देते हैं, आर का क्यूब 8624। अब पता है कि इसमें 7 तो होगा ही होगा, क्योंकि देखें ये 7 इस साइड से होकर मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा, यानी कि 22 आर क्यूब इंटू 8624 इंटू 7। क्योंकि 7 इसमें नहीं है तो आर में 7 तो होगा ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 7 दूनी 14, इतना ही करना था। इसके अलावा वो कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बाकी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 11 दूनी 22 हो गया, 11 7 77 बच गया कितना 9, 11 से 77 बच गया 9, 11 8 88, 11 4 44। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2। क्योंकि 7 इसमें भी है तो इसमें भी 7 तो होगा ही होगा, 7 5 35, 7 6 42। ठीक, आपको पता चल गया कि 7 गुना 7 37 56 गुना 8, आर का क्यूब। तो आर निकालना हो तो क्या होगा, 3 में से 1 बाहर निकलेगा 7, और 8 को भी अंडर क्यूब करेंगे तो ये 2, तो 14 आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ इस 7 को देख के यहाँ आंसर कर सकते हैं, यानी कि 10 सेकंड में कर सकते थे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे आप, रोक कर देखेंगे कि आपसे हो पाया नहीं, क्योंकि कम बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट में आया हुआ है। मैंने कुछ क्वेश्चन वहाँ से पिक किए हैं और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ के किए, ताकि पता चले कि ग्रुप डी में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं और आप पे एक मॉक टेस्ट तैयार कर दे। को बोला गया कि 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल तक, क्योंकि 2024 दिख रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देता हूँ। 2024 दिख रहा तो ये होगा कि कैसा ईयर होगा, लीप ईयर। यानी कि लीप ईयर में जैसे याद होगा तो आपको पता होना चाहिए लीप ईयर 366 दिन का होता है, और फरवरी जो होता है 29 डेज का होता है। अब बोला क्या कि फरवरी के 7 तारीख से लेकर 29 तारीख तक में कितने दिन आएंगे, 22 दिन आएंगे। फिर मार्च तो 31 दिन का होता है, फिर ये 8, कितना हो गया 61 दिन। अब आपको निकालना है कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकलता है, SI बराबर 4000 लिखेंगे इंटू 61, क्योंकि ये 365 दिन में डिवाइड होगा, 366 दिन में, क्योंकि लीप ईयर है। इंटू ये बात जो लोग नहीं कर पाए उसका आंसर सही नहीं निकल पाया, क्योंकि आंसर भी काफ़ी अप्रोक्स दिया है 49 50। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और बोला कितना रेट कितना है 75%, 7.5, तो 7.5/10, चूँकि 100 और लगता है परसेंटेज निकालने के लिए, तो 2 जीरो और नहीं, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो आप इसे यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, ये 6 बार में जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये 2 तिया 6, 2 तिया 6 3, 25 तिया 75, 50 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या आपका आंसर 50 आया था? ठीक है, ये सब नहीं हो सकता आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी देखें, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपको इसके लिए तैयार रहना है, एज पे क्वेश्चन आ रहा है। आप कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, इन सब क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे करते जाना है। मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, टू द पॉइंट, क्योंकि कंटेंट में दम है। हमें इधर उधर का बात, शायरी और मोटिवेशन वगैरह की बात नहीं करेंगे। मोटिवेशन आपके अंदर भरा होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी पास में है। बोला माँ की आयु का 3 गुना, मैं माँ को M मान लेता हूँ, ठीक है, और बेटी की आयु का 5 गुना, बेटी की आयु डॉटर मान लेता हूँ, ये 26 वर्ष है। यही बोला गया 3 गुना बेटी की आयु के 5 गुना से 26 वर्ष अधिक है। यदि बेटी की आयु का 2 गुना माँ की आयु से 2 वर्ष कम है, माँ की आयु से 2 वर्ष कम है, बेटी की आयु का 2 गुना
2 वर्ष कम। बस यही बात लिख दिया मैंने एक लाइन में। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको 3 बना लेंगे, ये 3 है, नीचे भी 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3, ये 6 और ये 6। कोई दिक्कत नहीं, ओवर राइटिंग हुआ, हमको क्या उसे दिखाना थोड़ी है, आपको समझाना है सिर्फ। ये हो गया, ये प्लस 6 में से 5 गया तो डी हो गया, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अगर डी की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ से क्या करेंगे आप, डी की वैल्यू अगर 20 आ गई तो यहाँ से आप करेंगे, कितना हो जाएगा, 3m, माँ की भी निकाल लेते हैं, 20 पंचा 100 और 26, तो 126 हो जाएगा। 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 43। आपको पता चल गया माँ और बेटी का एज कितना है। माँ का एज 43 और डॉटर का एज 20 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 23 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा, सी फॉर कैट। और इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस तरीके से आप करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी 20 से 30 सेकेंड में यूँ उड़ा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 सेमी व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए और अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक लिखिए। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके शिफ्ट में आ सकते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहें। इसमें बोला गया कि 22 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए और अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक लिखिए। तो आपको इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप कैलकुलेशन करें। गोले का जो होता है, गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। यानी कि आपको मेंसुरेशन का हर फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इस पे रखना है और सॉल्व करना है। 4/3 22/7 इंटू, आप 3.14 भी ले सकते हैं, ये तो आपको दे दिया ऐसे ही, क्योंकि अप्रॉक्स में तो आंसर वैसे भी आ सकता है। 22 गुना 22 गुना 22, सॉरी 22 गुना 22 नहीं होगा, क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 11 होगा रेडियस। 11 गुना 11 गुना 11, आपको पता है कि 88 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1331 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप इसका सॉल्यूशन करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ग्रुप डी के जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं सारे, तब तक लेटेस्ट क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग में हैं वो क्वेश्चंस अपने चैनल पर डालते रहेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप नए क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा है आपने, तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का मेंबर बने, और डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह के ट्रेंडिंग क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, और आने वाले टाइम में आपको वाइट बोर्ड पर भी मिलेगा, डिजिटल बोर्ड पर। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और हाँ, जो बच्चे देकर आए हैं आप उनसे वेरीफाई करें क्या इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, और अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखें क्या हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखा रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।